सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मुहावरा है कि जो काम करता है अक्सर वो फंस जाता है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो जो टैक्स अदा करता है बजट में उसे ही हर बार रगड़ा लगाया जाता है। मैं आपसे आज टैक्स अदा करने वालों के अदाद शुमार शेयर करूँगी, जिससे सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे, और वैसे मैं आपके दिल की बातें करूँगी। और हैरान आप लोग क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा तो वजह ये आप ज़रा सुन लें कि तनख्वाहदार तबका जो है उसने टैक्स अदा करने में दौलतमंदों को पीछे छोड़ दिया है। ये जो माली साल ख़त्म होने जा रहा है ना, इसकी जो पहली शुमारी है, इसके दौरान तनख्वाहदार तबके ने जो सैलरी पे गुजारा करते हैं उन्होंने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा टैक्स जमा करवाया, 38% ज़्यादा। ये जो टैक्स है ये 158 अरब रुपए बनता है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये टैक्स एक्सपोर्टर्स की जानिब से जमा करवाए गए जो टैक्स के मुकाबले में 243% ज़्यादा है, 243% ज़्यादा। सही सुना आपने, ठीक सुना, 243% ज़्यादा। मैं दोहरा देती हूँ, ये गरीब और जो मुतवसत तबका है ना, मिडिल क्लास तबका, जिसका सैलरी में तनख्वाह में गुजारा मुश्किल होता है, वही गरीब ज़्यादा टैक्स देते हैं। है ना हैरान कुन बात। उन एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में गरीब और मुतवसत तबका ज़्यादा टैक्स देता है, जिनका आप देखने के अंदाजे ज़िंदगी कितना शाहाना होता है। उनसे ज़्यादा टैक्स गरीब तबका दे रहा है, मिडिल क्लास तबका दे रहा है। हालांकि देना तो उनको ज़्यादा चाहिए, जो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिनकी शाहाना गाड़ियों की तादाद आपके सामने है, और उन गाड़ियों के ज़ाहिर बात है खर्चे भी होते हैं। अब जिनकी छुट्टियां आपको पता है कि बैरून मुल्क में गुजरती हैं, महंगे तरीन मुल्कों में गुजरती हैं, अब ज़रा उनकी सुने। ये जो शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़रा उनकी सुने कि ये लोग कितना टैक्स देते हैं। टैक्स एदाद शुमार के मुताबिक एक्सपोर्टर्स ने इस अरसे में 4.3 हज़ार अरब रुपए कमाए। सुना आपने, कितने अरब कमाए? और इसका महज 1%, वाह 1%, यानी 46 अरब रुपए बतौर टैक्स जमा करवाया। ये भी नहीं देना था भाई, 1% क्यों दिया आपने? आसान किया कोई? और ये जो तनख्वाहदार तबका है उससे 243% कम बनता है। बेचारे गरीब सैलरीड बंदे से जो सैलरी पे गुजारा करता है, मिडिल क्लास तबका, उससे 243% कम टैक्स दिया इन्होंने। और अगर पूरे साल का हिसाब किताब देखा जाए तो जरा सुनते जाइएगा। ये जो तनख्वाहदार तबका है, जून के इख्तिताम पर तनख्वाहदार तबके की मैं बात करूँ, 360 अरब रुपए टैक्स जमा कराएगा। 360 अरब रुपए। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है, जो मर्जी नाम दे दे। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि कितना जुल्म है, कितना सितम है कि उसी तनख्वाहदार तबके को मजीद रगड़ा लगाने की भी अब बातें हो रही हैं। अगर हुकूमत ने IMF की जो शराइत अगर मान लेती है ना, तो फिर अगले माली साल में जो तनख्वाहदार हैं, जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, उनकी जेब से 360 अरब नहीं बल्कि सीधे सीधे 540 अरब रुपए टैक्स की मद में निकलवाए जाएंगे। अब इस मामले पर हुकूमत और जो IMF है इसके दरमियान मुज़ाकरात में अब क्या फ़ैसला होता है, बस अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जल्दी पता चल जाएगा बजट में। अच्छा, मुज़ाकरात में ये जो IMF का इसरार ये था कि जी जो शख्स 4,67,000 रुपये माहाना से ज़्यादा कमाता है, यानी 4,67,000 से ज़्यादा, उस पर 45% इनकम टैक्स आयद किया जाए। 45 क्यों? ये 5% छोड़ के आसान करें, 50% लगा दें सीधा सीधा, यानी तनख्वाह का आधा काट लें। 45%, ज़रा सोचें, जिसकी तनख्वाह 4,67,000 से ज़्यादा है उस पर 45% अगर टैक्स लग जाता है तो सोचिएगा कि उससे बचेगा क्या। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स है, ये आपको पता है 5 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद पर 35% आयद है, जो ये भी बहुत ज़्यादा है। और इस पर एक और सितम ये देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेंशनर्स हैं उन पर भी टैक्स आयद करने की आमादगी जाहिर कर दी है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। ज़रा ये बताते हैं कि जी IMF का इसरार ये है कि तनख्वाहदार, गैर तनख्वाहदार और दीगर ज़राए से कमाने वाले जो तमाम अफराद हैं उनको एक ही कैटेगरी में शामिल करके एक ही स्लैब के तहत लाया जाए, और इनकम टैक्स की जो बालाई हद है उसको 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाए। 45%। दूसरा, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स के इतलाक की सालाना हद 9 लाख तक बढ़ा देती है ना, तो फिर 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की जो शरह है वो 2.5% से बढ़कर तकरीबन 7% हो जाएगी, बल्कि 7.5% के करीब हो जाएगी। अब दूसरा जुल्म क्या होगा, ज़रा ये भी सुन लें कि जो टैक्स की अगली स्लैब है वो 2 लाख से नहीं
2 लाख से नहीं शुरू होगी, बल्कि 1,33,000 से शुरू होगी। और इस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा ये भी ज़रा सुन ले, ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर जो 1,33,000 वाले हैं ना, उन पर इनकम टैक्स 12.5% से बढ़कर 20% हो जाएगा, 20%। और इसी तरह 2,67,000 जो कमाने वाले हैं उन पर जो इनकम टैक्स है वो 22.5% से बढ़कर सीधा 30% हो जाएगा, 30%। फिर जो 4,67,000 से ज़्यादा कमाने वाले हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जैसे कि मैंने को पहले भी बताया, ये जो शरह है 45% हो जाएगी। तकरीबन सीधी सीधी सैलरी की आधी हो गई ना, 45%। यानी आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें तो एक शख्स जो कि आपको पता है कि मैंने वो बताया कि 4,67,000 से ज़्यादा कमाता है, तो यकीनी तौर पे उसकी सैलरी में से उसकी आधी सैलरी के करीब कट जाएगी। 45%, 50% एक ही बराबर है। 45 अगर हो जाता तो आगे जाके फिर 50 भी होना ही होना है। कितना जुल्म है, कितना सितम है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत है। हुकूमत सीधा सीधा ये जो तनख्वाहदार हैं बेचारे, उनकी तनख्वाह खुद रखना शुरू कर दे, और आसानी है। तनख्वाहदारों की तनख्वाहें रखें, लंगर खाने खोल दें, वहाँ जाके अपने और अपने घर वालों के लिए खाना ले जाया करें जाके तनख्वाहदार, पूरी सैलरी रखवा लिया करें आप लोग। टैक्स देना अच्छी बात है, मैं टैक्स देने के खिलाफ बात नहीं कर रही, टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, मुल्क की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, टैक्स अवाम देती है, उस पर अय्याशी कौन करते हैं, अफसरशाही करती है या फिर हुक्मरान करते हैं। टैक्स देने वालों के हिस्से में क्या आता है? गुर्बत आती है, भूख फाके आते हैं, अपनी सहूलतें, मराद, प्रोटोकॉल ये लोग कम नहीं करते हैं। और जो बेचारा सैलरी पे काम करता है, उसकी एक सैलरी रुक जाए तो पूछे कि वो क्या करता है, कर्जों पे चलता है बेचारा वो। बस अवाम पर टैक्स लगाते जाए आप। इस बात पे आप लोग जोर रखें, अपने खर्चे ना कम कीजिएगा। अब आप खुद देखें कि आपके लिए बिजली मुफ्त है, पेट्रोल आप लोगों के लिए मुफ्त है, अवाम के लिए बिजली भी महंगी और महंगी से महंगी हो जाती है। पेट्रोल भी आए दिन महंगा हो जाता है, चले कभी सस्ता भी हो जाता है, फिर महंगा हो जाता है। टैक्स इकट्ठा करने के लिए हम मिसालें कहाँ की देते हैं? यूरोप की। भी यूरोप में ये होता है, अमेरिका की मिसालें देते नहीं थकते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, हम मिसालें देते नहीं थकते हैं। सहूलियात हमें अफ्रीका वाली भी हासिल नहीं है। मैं ये कहती हूँ दें ना आवाम को सहूलतें, फिर देखें कौन टैक्स नहीं देता। सब देंगे टैक्स, सहूलतें दें उनको। इसीलिए लोग टैक्स नहीं देते। मैं लोगों की तारीफ नहीं कर रही जो टैक्स नहीं देते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि दूसरा रुख भी देख लें ज़रा कि गलत करते हैं वो, लेकिन देते क्यों नहीं है टैक्स? कि उनके पैसे पर हुक्मरान, सरकारी अफसरान, उनको ये लगता है कि अयाशी करते हैं, गरीबों को फौरन पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। बताएं मैं गलत बात कर रही हूँ? दिल पे हाथ रखिए, बताइए सब जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? सबसे ज्यादा जो फैलने वाले, तरक्की करने वाले जो शोबा है वो क्या है आपको पता है? रियल एस्टेट है। क्यों नहीं उससे टैक्स लेते? जो प्लॉट के नाम पर कागजी फाइलें बेचकर अरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, हुकूमत उनसे टैक्स लेकर दिखाए ना। वहां आपके पर जलते हैं, वहां जाते हुए पसीने आते हैं। आ जाके अगर जोर चलता है तो बेचारे गरीब तनख्वाहदार पर चलता है। क्यों? आज मैं तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज उठा रही हूँ, जिनकी तनख्वाह से जो पैसे बेचारों के कट जाते हैं, इतनी वो मेहनत करते हैं और बाकी सब मौजे करते रहे। ऐसे नहीं चलेगा, इसको ठीक करना होगा। अब यहाँ जो टैक्स एमनेस्टी स्कीमें हैं वो भी आती हैं जब, तो किसके लिए आती हैं? वो जो टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए आती हैं। उन्हें बाकायदा तरगीबात दी जाती हैं, उन्हें रियायतें दी जाती हैं। और जो गरीब सर झुकाकर टैक्स दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ टैक्स बढ़ाने के लिए खबरें सुनती हैं, अब बढ़ गया, मजीद बढ़ गया और बढ़ गया। खबरें सुनते रहे बेचारे वो और टैक्स देते रहे। अब एक खबर ये है कि वफाकी बजट में जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे की तजवीज़ है। और जो ट्रांसपोर्ट की मद में अफसरान को मिलने वाली जो रकम है उसमें इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। सुनते जाइएगा। ज़्यादा इम्कान ये है कि जी जो ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के जो मुलाजमीन है ना, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। अब ये तो सरकारी मुलाजमीन की मैं बात कर रही हूँ ना। प्राइवेट जॉब करने वालों की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका तो कोई अता पता नहीं है। वहाँ तो अक्सर जो मुलाजिम तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करता है, सुनने में आता है बहुत सी जगहों से कि उनको नौकरी से बर्खास्त करने का परवाना थमा दिया जाता है। और सवाल ये भी है कि क्या तनख्वाहों में 10% इजाफा काफ़ी होगा? जो टैक्सों में जो भारी भरकम इजाफा किया जा रहा है तो वो तो वहीं पे बैलेंस हो जाएगा। जो इजाफा यहाँ से किया जाएगा वो वहीं पे टैक्स दे देंगे। तनख्वाह में 10% इजाफे से बेचारा तनख्वाहदार क्या करेगा? उसका बोझ कैसे उठाएगा? वो जो टैक्स बढ़ेगा वहीं पे दे देगा जो इजाफा होगा। सीधी सी बात है। जो महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, क्या गरीब बंदा उससे मुकाबला कर पाएगा? सीधा सा जवाब बेचारा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बिजली महंगी होने का खदशा अब जाहिर किया जा रहा है
क्या वो आसानी से बिजली के बिल अदा करेगा? आप यकीन करें, मैंने लोगों को आंसुओं से रोते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हम अपना एसी किसी टाइम पे चलाते हैं और फिर किसी टाइम पे बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, वो कहते हैं कि हम एसी नहीं चला पा रहे क्योंकि बिल इतना ज़्यादा था, नहीं अफोर्ड कर सकते, पंखे पे लोग गुजारा कर रहे हैं। और इक़्तिदार से जो ऐवानों में एसी जो हैं, आप देखें इक़्तिदार के ऐवानों में एसी बंद नहीं होते हैं, घंटों में एसी चलते हैं। और जिनके पैसों से ये एसी चलते हैं, आप देख लें कि पंखा भी ऑन करते हुए वो डर रहे हैं बेचारे। बहुत से लोग ऐसे ना पंखा भी ऑन करते हुए डर रहे हैं। अभी तो मैंने कोई एसी की एग्जांपल दी है। वो तबका जो एसी अफोर्ड कर लेता था ना, वो पंखे पर आ गया है। उसने अपने घंटे मुकर्रर किए, मैं कि इस घंटे में एसी चलाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा। बेचारे बच्चे के लिए एसी चलाऊंगा, फिर बाद में बंद करके पंखा चला दूंगा। ये हाल हो गया है कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए। और बहुत ज्यादा बिल आ गया, कहां से देगा वो बेचारा गरीब, जिसकी तनख्वाह वही है, बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत को ना मेरे ख्याल से सोचना होगा, क्योंकि मजीद ऐसे नहीं चलेगा। इसका हल निकालना होगा, अब नहीं तो कब। अवाम को रिलीफ देना होगा, अब नहीं तो कब। ये जानना होगा कि अवाम की जिंदगी पहले ही महंगाई ने जीरन कर दी हुई। अल्लाह के बंदो, अब ऐसे में जो टैक्सों की तलवार चलाकर, इसे ये देखे, मैं हाथ जोड़ती, मजीद मुश्किल ना बनाया जाए। मुश्किल फैसले कर रहे हैं सब, लेकिन मुश्किल फैसलों का जो बोझ है ना, वो बेचारी मुश्किल अवाम पे बस ना डालें। अब बस करें, हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी अपनी मुराद भी कम कर देना। अब मुश्किल फैसलों का बोझ अपने ऊपर पहले लेना शुरू कर दें। IMF से कर्ज लेंगे तो फिर सारी बातें, उसकी बात मानना पड़ेगी, बात तो हकीकत है, वो तो मानना पड़ेगी। अब हुकूमत को कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेने के इस चक्कर को तोड़ना पड़ेगा। इस मसले का कोई ना कोई जो हल है ना, वो अब आपको निकालना होगा। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम सुनते आ रहे हैं जी, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम ऑलमोस्ट नामुमकिन है, नहीं आ सकता। फिर हम इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे थे, इंतखाबात हुए कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जो हालात आपके सामने हैं, 45, 47 फॉर्म की जो बहस है, उससे मामला आगे बढ़ते दिखाई नहीं दिए। उसके बाद फिर मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दी कि जी मुज़ाकरात करने हैं। PTI वाले जो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन जिनसे वो मुज़ाकरात चाहते हैं वहाँ से जवाब आया कि सियासी लोगों से आप मुज़ाकरात करें। अब सियासी लोगों के साथ वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी खुलकर बात भी नहीं करती है और कुछ ना कुछ कह भी जाती है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी ज़रूर है, बात करती है, लेकिन ये मुज़ाकरात का किसी करवट बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि नून लीग और PTI एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इस साइड कर बजट जो है, जो आवाम की जो सही परेशानी है, आवाम को जिससे सरोकार है, वो है बजट, कि क्या बजट आवाम दोस्त होगा। महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम क्या मज़ीद महंगाई बर्दाश्त कर सकती है, जिसका सीधा सा जवाब है कि हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, रज़ा हारून साहब PTI से, हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। सबसे पहले मैं हुमायूं साहब, रज़ा हारून साहब से शुरू करना चाहूँगी। रज़ा हारून साहब, बजट के हवाले से हम बात करेंगे, आवाम दोस्त होगा, आवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं मुज़ाकरात के बारे से बात करना चाहती हूँ कि मुज़ाकरात की जो बात की जाती है, और पीपल्स पार्टी हमेशा एक तासुर देती है कि पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरी पार्टी है, और नो डाउट कि पीपल्स पार्टी का जो रवैया है बहुत से मामलात में, वो हमने देखा कि बाकी पार्टियों से ज़्यादा वो जमहूरी होने का सबूत दे जाते हैं। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है रज़ा हारून साहब, लेकिन मुज़ाकरात के लिए किरदार अगर पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, क्योंकि हुकूमत बनाने में भी पीपल्स पार्टी का एक अहम किरदार है, वो लग बात है कि आईनी ओहदे लिए वजारतें नहीं ली, तो पीपल्स पार्टी वो किरदार मुज़ाकरात के लिए प्रैक्टिकली अदा करती क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली अदा कर रहे हैं, और वो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि दावत दी जाती है, बयान दिए जाते हैं, सामने वाला भी अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो फिर यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। मुज़ाकरात ऐसे ही होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन सियासी जमातों को बेशक इनका बल्ले का निशान ले लिया गया हो, लेकिन PTI की हकीकत है और इसकी एक अवामी सपोर्ट है, इनके पास नंबर ऑफ सीट्स है, इनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो मुज़ाकरात तो PTI के साथ ही होने और सियासी जमातों के दरमियान ही होने। वही आज कर लें और हम आज कर लें, बेहतर है। उस बेहतरी में क्या है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा, सियासी इस्तेकाम है, कोई ना कोई रेजोल्यूशन हो जाए इश्यूज की, कोई ना कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकल आता है, तो उसी को सियासी इस्तेकाम कहते हैं ना। कि सड़कों के ऊपर ये बहस ना हो रही हो, गलियों में ये बहस ना हो रही हो, ये बहस जो है वो मुताल्लिका फोरम से हो रही हो, जो कि पार्लियामेंट है, कोर्ट्स है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये सारे इलेक्शन के रिजल्ट का मामला है। तो वो इस्तेकाम हमें चाहिए, और इस्तेकाम वो आएगा नहीं
इसलिए नहीं आएगा कि जो फैसला मेरे हक में आएगा ना डॉक्टर साहब, वो मुझे बहुत पसंद है। जो फैसला मेरे हक में नहीं आएगा पसंद नहीं, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात खत्म ही उस वक्त होती है जब हम साथ मिलकर बैठ जाते हैं और फिर हम जो है वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करते हैं। सो कम वोट में आज कर लें बेहतर है, कल करेंगे नुकसान होगा। यानी आपके कहने का मतलब है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू से हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी मुल्क की मैशत स्टेक है। ठीक है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू से आगे बढ़ना होगा, यानी आपके हक में जो फैसले आएंगे, जो आपकी मंशा के मुताबिक होंगे, ख्वाहिश के मुताबिक होंगे, मर्जी के मुताबिक होंगे, सोच के मुताबिक होंगे, वो बेहतरीन फैसले हैं। तब अदलिया भी जिंदाबाद, जजिस की भी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर वो आपकी मर्जी के खिलाफ आ जाएँ, मंशा के खिलाफ आ जाएँ, आए वो मेरिट पे ही, लेकिन तब जजिस पर भी तनकीद शुरू हो जाती है, अदलिया के फैसलों पर भी तनकीद शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़कर ये अफसोस का मुकाम ये कि जी जजिस की ज़ातियात पे हमले शुरू हो जाते हैं, जिसमें उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं बख्शा जाता। क्या ये सिलसिला रुकेगा या मज़ीद तूल पकड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अगर कोई फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया, हमने वो फ़ैसला माना है, उससे इख्तिलाफ करना हमारा हक है, लेकिन उसको फैसला हमने ज़रूर माना है। सुप्रीम के ऊपर, कोर्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं की, हमने कुछ इस किस्म की हरकत नहीं की जिसकी वजह से जैसे कोई ये लगे कि हम लोगों ने कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई काम किया या हमने कानून के खिलाफ किया। देखिए, ये याद रखें, ये लोग हमेशा बात करते हैं। अच्छा, आप कह रही है ना कड़वा कड़वा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जी जी, ठीक है, मैं बताता हूँ, ये गले हुए हैं, ये ना मीठे हैं और ना कड़वे हैं। कौन? करेले कड़वे होते, करेले कड़वे होते। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? मजे से खा लेता है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आप समझ रही हैं, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस वक्त फॉर्म 47 आपने बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को कड़वे करेले कह दिया सर, क्या हो गया? नहीं, कड़वे कलेरे नहीं कह दिया मैंने, इन्हें गले हुए कहा हुआ है। ये तो उससे भी बुरी चीज है। चलें, करेला होता है तो आपने गला हुआ कह दिया, ये भी गलत बात है। उसकी वजह मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उसकी वजह सुन लो। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि मैं इस वक्त एज वी स्पीक में कॉन्फ्रेंस पे इधर आया हूँ चाइना। अच्छा। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ चाइना से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जब यहाँ जिस जगह पे हूँ, ये होंगजू एक जगह है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि 20 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस 20 साल में यहाँ पे जो कुछ हुआ है, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर अगर उन्होंने एक बुर्ज खलीफा बनाया जिसके ऊपर वो एक आप सारी तस्वीरें लगा सकते हैं, यहाँ पे 50 बिल्डिंगें साइड बाय साइड है, वो 50 की 50 सिंक्रोनाइज्ड है। फर्क किया है, इनकी लीडरशिप जो पिछले 30-40 साल वाली थी, उन्होंने ये काम किया है। हमारी लीडरशिप जो पिछली 40 साल से थी, 1980s ऑनवर्ड्स थी, उन लीडरशिप ने आज तक पाकिस्तान को दिया क्या है, सिवाय इसके कि अपनी जायदादें बनाई हैं। जिस मर्जी लीग की बात कर रहे हैं, इन लोगों की जायदादें क्यों निकलती हैं? जिस मर्जी लीग की बात करें इन्होंने। अब शर्म की बात है कि हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जो उन्होंने ठीक करवाए हैं, और प्रेसिडेंट साहब इस वक्त अपने आईनी ओहदे की वजह से उनके ऊपर केसेस नहीं चल रहे। देखिए, दुनिया में जब हम मुअज़्ज़ज़ दुनिया की बात करते हैं, वहाँ पे अगर किसी के ऊपर केस होता है तो वो इस किस्म का केस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, सब कुछ, वो उससे हट जाता है पोस्ट से, उस पोस्ट पे बैठा नहीं रहता। लेकिन दूसरी बात देखिए, हम इनसे जरूर बात करते हैं। हम इनसे क्यों नहीं बात करते? नंबर 1, आपको पता है कि 2023 के शुरू में इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि आप लोग अगर पंजाब और केपी से इस्तीफा दे दो, हम आज सारे के सारे जो है ना वो डिसॉल्व कर देंगे और हम नए इलेक्शंस में चले जाएंगे। क्या ये लोग गए? इनके कॉल ऑफ फेल में तो कोई है ही नहीं है, सिर्फ गुफ्तार के गाजी भी नहीं है। ये सिर्फ ये गुफ्तार ही कर सकते हैं, ये गाजी भी नहीं है। किरदार की तो बात ही दूर की है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, जिस लिहाज से अगर आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त जो लॉ पास हुआ है, अब ये जो पीपल्स पार्टी वाले ये उसको बुरा भला कह रहे हैं। भाई आप स्टेप डाउन कर लो, आप फेडरल से स्टेप डाउन कर लो, कि हम तो फेडरल में आपका साथ ही नहीं देते, आप स्टेप डाउन कर लो। नहीं, ये कर क्या रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप कभी, जब हम हॉस्टल लाइफ में थे ना, तो हम हॉस्टल लाइफ में खाना स्टेप डाउन करना सर इतना आसान होता है? मुझे बताएं, एक मिनट, आप कह रहे हैं स्टेप डाउन करने के, स्टेप डाउन करना इतना आसान होता है? आप लोग बाद में बड़े सारे मामला सामने है कि जी फलां चीज हमने फलां के कहने पे कर दी, फलां के कहने पे कर दी, तो आप लोग भी स्टेप डाउन नहीं कर रहे थे, आप भी हुकूमत में थे तब। डॉक्टर साहब, मैं कब कह रहा हूँ कि स्टेप डाउन करना आसान काम है? अच्छे काम करना मुश्किल काम होते हैं, कभी आसान नहीं होते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्टेप डाउन करना अच्छा काम होता है और ये मुश्किल होता है।
मैंने कहा ये स्टेप डाउन करना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, ये अच्छा काम है। अच्छा, जैसे आपने अपनी असेंबलीज को छोड़ी थी तो खुद ही तोड़ दी थी असेंबली, सही किया था आपने, आप उस फैसले को ऑन करते हैं आज के? देखिए मैं बिल्कुल उस फैसले को ऑन करता हूँ, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक फैसला था। हम लोगों ने, जब हम एक सिस्टम के साथ खुश नहीं है, हम उस सिस्टम में क्यों रहे। मेरे सिर्फ एक ये कहना था, मेरा कहना इनको ये था कि अगर इन लोगों में थोड़ी सी, हुमायूं साहब आपकी जैसे हारून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ दोबारा आ जाती हूँ। हारून साहब मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना भी? जी हारून साहब। मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें जो है ना ठीक है हुमायूं भाई, जी रज़ा जी बातचीत करनी होगी बॉस, आप कुछ भी कर लें। ये सारी बातें माजी की बातें, पीटीआई की मैं 1000 मिसालें दे सकता हूँ। पीटीआई ने क्या किया, क्या नहीं किया। जब गवर्नमेंट में कोalition पार्टनर आपको छोड़ गए थे, स्टेप डाउन कर देते ना, स्टेप डाउन कर देते आप बनाने देते ना वज़ीर-ए-आज़म। आपने तो असेंबली तोड़ी, खामखा वो खिलाफ आईन काम किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है। मैं माजी में जाना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन जो है, बानी चेयरमैन, उनके बात समझ में आ गई है। पिछले 3-4 जो बयान हैं वो अगर आप देखें, अपनी ट्वीट से भी उन्होंने एक तरह से अपने आप को डिस्टेंस किया है, वीडियो से डिस्टेंस किया है। आज भी उनका बयान जो बड़ा खुशाइंद है, मैं समझता हूँ उसको फॉलो करना चाहिए। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, दरवाजे खोलना चाहते हैं। अगर वो दरवाजे खोलना चाहते हैं तो हमें इनकरेज करना चाहिए ना। ऐसे वक्त में अगर उनके स्पोक्स पर्सन आके दीगर पार्टियों के लिए ऐसी बातें करेंगे तो वो जो बानी चेयरमैन चाह रहे हैं, कब तक उसको जेल में रखेंगे आप? वो भी चाह रहे हैं ना कोई बातचीत हो, किसी से बाहर है। तो आई वुड अप्रिशिएट के हम जो लोग हैं, हम लोग उनके लिए मुश्किलात पैदा न करें ऐसा बयानी क्रिएट करके जिससे कि बातचीत की राह में रिकॉर्ड हो। हाँ, टेबल पे बैठे ना, सारे आर्गुमेंट करें ना, टेबल पे बैठ के हुमायूं साहब जो है शिकस्त दे दें सामने वाले को। टेबल पे बैठ के अपने हरीफ को गिरा दें। टेबल पे बैठे ना, ये मीडिया की डिबेट थोड़ी है कोई। ये मुल्क के मामलात हैं, रियासत के मामलात हैं, सियासत के मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं। एक आम आदमी की जिंदगी जो आजकल बड़ी परेशानी में है, उसके मसाइल हल करने के मामलात हैं। इसमें थोड़ी सी अपनी अना को खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो नॉर्मल करना पड़ेगा। सामने के साथ बैठ के बात करें टेबल पे, वहाँ ये सारे आर्ग्यूमेंट करें। हुमायूं साहब इतने जबरदस्त आदमी, हुमायूं साहब हो गए, तैमूर साहब हो गए, अली मोहम्मद खान साहब हो गए, इनको आप गुफ्तगू सुने, आपको लगता है नहीं यार पीटीआई में सारे के सारे लोग जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं, इस तरह के लोग भी हैं। ये लोग जब बैठेंगे बात, अब अली में गंडापुर का बैठाएंगे तो पता है क्या मुज़ाकरात हो सकती है बात की उस आदमी से जो भीड़ का बदमाश है। तो ऐसी लैंग्वेज में गुफ्तगू क्या, हुमायूं साहब हो गए, इनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, वो हो गए, अली मोहम्मद खान हो गए, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हो गए, बहुत सारे नाम है, हामिद खान साहब हो गए, अली जफर साहब हो गए। ये वो संजीदा लोग हैं पीटीआई में जो लोग मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के अपनी बात मनवाने का हौसला भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। तो बजाय इसके कि मीडिया पे डिबेट होती रहे, सड़कों पे लोग घूमते रहे, अदालतों में घूमते रहे, इससे पहले बैठ करके ये मामला जो सियासी नौयत के मामला है। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने भी, डॉक्टर साहब जो हियरिंग में इमरान खान साहब से डायरेक्ट बदू बात हो रही थी ना, उनको मशवरा दिया ना कि आप मामला को सियासी बुनियाद पे क्यों नहीं हल करते। तो आई थिंक इमरान खान साहब ने उनको सीरियस लिया, और उस दिन के बाद से उनकी ट्वीट देख लें आप, और आज का बयान देख लें और कल का बयान देख लें, तो वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ पीटीआई की लीडरशिप को अपने बानी चेयरमैन को फॉलो करना चाहिए, और लेट्स सिट एंड टॉक। ठीक है जी डॉक्टर साहब। देखिए बात ये है कि हम लोग हर एक से बात कर सकते हैं। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा कितना बड़ा इख्तिलाफ था, ठीक है, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स के लिए, या हम अब एक जो बड़ा एजेंडा है मुल्क, फिर ये तो जाती मफाद नहीं हो गया। सुन ले कोई बात नहीं ना, जाती मफाद नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ मुझे एक सेकंड दे दें। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल साथ ले लेना। आपने अभी जो गुफ्तगू शुरू, आप पूरी बात कीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। सिर्फ मेरा एक सवाल साथ ले लें ताकि मैं दरमियान में आपको इंटरप्ट ना करूं। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर ली, ठीक है, आपने कहा जी कि वो हम एक बड़े मुफाद के लिए एक पेज पर आने के लिए तैयार हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग बैठ जाते थे, हुकूमत बनने की पोजीशन थी, तो पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग इसलिए नहीं बैठे थे, आपने कहा हमारा इख्तलाफ है इनके साथ, और आप पुरानी बातें नहीं भूल रहे थे। तो मौलाना साहब की पुरानी बातें भूल गई जिनको आपके जो बानी चेयरमैन है क्या कह के मुखातिब करते थे भरे जलसे में, मजमे में? देखिए अब आप थोड़ी देर के लिए जरा मुझे टाइम देना, अनइंटरप्टेड, ठीक है। अब सुन लिया, होता ये है कि अगर हम अपनी हुकूमत बनाने के लिए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाएं जिनके पास अवाम का एक्चुअल मैंडेट ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब है इनकी सीटें अपनी जगह पर होंगी, लेकिन इनकी उतनी सीटें नहीं इनको मिली जितनी इन्होंने क्लेम की हुई है, ठीक है। इनमें फॉर्म 47 की बहुत सारी सीटें, हम उनके साथ क्यों जाके मिले?
हम मौलाना फजल रहमान के साथ इसलिए मिले, हालांकि वो हमसे शायद क्लेम कर रहे होंगे कि यार हम लोगों ने किया होगा, लेकिन हम उससे उनके साथ इसलिए मिले हुए कि वो चोरी के हिस्सा नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की, बाकी लोगों ने चोरी की हुई है, उन्होंने लोगों का। अच्छा, ये हमारा मसला भी नहीं है, ये अवाम का मसला है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि अवाम को आप समझ लें कि एक जो आदमी है वो एक दुकान पे जाता है, वहाँ पे वो पैसे देता है, मतलब वोट देता है, और एक चीज़ लेता है, मतलब अपने पसंद का नुमाइंदा लेता है। अब दुकानदार जो क्या है वो क्या करता है, वो उसने डंडी मारता है वो, ठीक है। अब जब दुकानदार ने डंडी मारी है, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, जब दुकानदार ने डंडी मारी है, ये पहली बार था कि उस अवाम को एक बंदे ने समझाया कि यार देखो अपना फॉर्म 45 सेव करना और देखना कि ये जो दुकानदार है वो डंडी तो नहीं मार रहा। जब अवाम ने देखा वो डंडी मार रहे हैं तो अवाम ने कहा कि हमारे फॉर्म 45। अब आप उसकी झलक देख लें, इस वक्त क्या हुआ है, सारे के सारे पीपल्स पार्टी वाले, जो क्या कह सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई वाले हैं, वो सारे अपने फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल पे गए हैं। अगर एक पार्टी नहीं गई है तो वो पीएमएलएन वाले नहीं गए हैं। पीएमएलएन वाले कहते कि जी अच्छा, जो ट्रिब्यूनल वाला जज है वो उनसे फॉर्म 45 नहीं मांगेंगे तो क्या उनकी कोई खाने का मेन्यू मांगेगा? तो देखिए, जब इस किस्म की पार्टियां जब सामने आती है उनसे हम बात क्या करेंगे। एक और आखिरी बात करता हूँ, जब आप कहते हैं ना कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपने देखा अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान की जो गई थी, चाइना गए थे ये प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने वहाँ पे बाज़ तस्वीरें देखी होंगी जिनमें हैंड शेक वगैरह कह रहे थे। आपको पता चल रहा था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को क्या समझ आ रही थी कि किससे बात करनी किससे बात नहीं करनी। अच्छा सर, वक्त कम है, ज़रा हम आवाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप भी आवाम के लिए आप कह रहे हैं हम स्टैंड लेके बैठे हुए हैं, ज़ाती को मुफाद नहीं, आवाम के लिए आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान साहब को आप गले लगाने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। रज़ा हारून साहब, आप लोग भी आवाम की बात करते हैं, अवामी पार्टी है आपकी, मुझे ज़रा बताइएगा कि अभी जो बजट के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले सेगमेंट में बात की कि जो सैलरी तबका है, जो कि तनख्वाहदार तबका, सैलरी पे जिनका इन्हिसार होता है, सुनने में आ रहा है कि जी जिनकी 4,67,000 से ज़्यादा सैलरी है उनके ऊपर शायद 45% अब टैक्स लगेगा, और 1 लाख वाले के लिए भी मैंने बताया कि 2.5% से बढ़ के 7 से ऊपर चला जाएगा, और ये जो टैक्स की जो शरह है ये बढ़ जाएगी। हर दफ़ा सर मिडिल क्लास तबका ही पिसता है। और अगर मैं आपकी बात करूँ रज़ा हारून साहब, आप पहले जिस पार्टी में थे उस पार्टी का तो मतलब वो थे ही पूरे मिडिल क्लास तबके के लोग, कि मिडिल क्लास की पहली अगर पार्टी थी, पढ़ी लिखी पार्टी, तो वो MKM थी। अब खैर आप पीपल्स पार्टी में, वो भी अवामी पार्टी, अवाम की बात करती है। तो अगर वाकई इतना ज़्यादा बोझ बढ़ा दिया जाएगा अवाम के ऊपर दोबारा टैक्स की मद में, तो फिर अवाम को हुकूमत पीस के रख दे बजट में और आप लोग मुशावरत भी ना करें, आप चुप करके भी पीछे हो जाएँ, तो फिर पीपल्स पार्टी ही अवाम को कितना ज़्यादा नाराज़ या नाला करेगी। रज़ा हारून साहब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही आपने फरमाया है कि सैलरीड क्लास जो है वो बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास फैमिलीज के लोग होते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ भी कल्चर चेंज हो गया है, घर में मियाँ बीवी माँ बाप दोनों को काम करना पड़ता है। अगर एक घर को आपने मुनासिब तरीके से चलाना है, सफेद पोशी में चलाना है, तो दोनों काम करना पड़ता है। और टैक्स में किसी तरह का भी इजाफा विदाउट प्रॉब्लम हमारे यहाँ है ना, वो फिजा वो ये है कि हमारी हर गवर्नमेंट टैक्स लगाने में वो नहीं चूकती है, टैक्स बढ़ाने में चूकती है, लेकिन जो असल मकसद होता है ना टैक्स लगाने का, होता है कि आप आवाम को वो सहूलियात नहीं दें, स्कूल दें, कॉलेजेस दें। मैंने सॉरी मैं बात काटी, मैंने पहले सेगमेंट में बड़ा खुल के ये बात की है कि अगर आवाम टैक्स नहीं देती तो गलत है, मैं उनको डिफेंड नहीं करी, लेकिन अगर हम उनको वो सहूलियात दें जिन ममालिक के हम एग्जाम्पल देते नहीं थकते, नहीं अमेरिका में ये हो रहा है, यूरोप में वो हो रहा है, तो हम वो सहूलियात दें तो आवाम टैक्स देगी, ज़रूर देगी। जी रज़ा साहब, खुशी खुशी देते हैं ना, अगर आप मेरे घर के बाहर से कचरा उठा लेंगे, मेरे बच्चे को स्कूल में मुफ्त तालीम मिलेगी, मेरा मुफ्त इलाज होगा बच्चों का, तो मैं खुशी खुशी टैक्स दूंगा ना कि मेरा पैसा कहीं जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आगे हो जाती है। दूसरी बात है कि अभी मैं सुन रहा थोड़ी देर पहले वजीर खजाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, और मुझे उसमें कोई थोड़ी इंकरेजमेंट मिली है। उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो सेक्रेट काउस, और उसका मतलब है कि तमाम सेगमेंट्स को टैक्स लगाया जाएगा। और उन्होंने एक बात ये कही है, उनके साथ वज़ीर आज़म के मेरे ख्याल में वज़ीर मुमलिकत बैठे थे अली मलिक साहब, उन्होंने ये बात की है। तो मैं तो भी उनके लफ्ज़ पे ले रहा हूँ कि हम सैलरीड क्लास पे या गरीब लोगों में मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, उनको हम आसानियाँ फराहम करेंगे। तो अभी तो मैं उनके वर्ड पे लेता हूँ जब तक कि बजट नहीं आ जाता है ना। तो स्पेकुलेटिव गुफ्तगू के बजाय मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। नंबर 1, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि देयर विल बी नो सेक्रेट काउस, यानी एग्रीकल्चर है या और जो सब्सिडी दी जाती है, उन्होंने कहा इस दफ़ा नहीं दी जाएगी। ये देखते हैं हम कल। अली मलिक साहब ने कहा कि जी सैलरीड क्लास पे और जो एक लेकिन रज़ा साहब इस तरह के दावे तो पहले भी नहीं होते रहे। हमने देखा कि प्री बजट जो तकारीर होती है वो कुछ और होती है, बजट के बाद फिर हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो फिर देखे तनकीद। जी जी
नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आई होप कि ऐसा हो जैसा कि अब उन्होंने कहा है, जो आप कह रहे हैं। जी जी, बात उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, तो कल तक का मौका जरूर देते हैं कि हम देखेंगे नंबर्स में क्या बात करते हैं। अगर वो नंबर्स में बात नहीं करेंगे तो फिर हमारा और आपका हक बनता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप शहर इक़्तिदार में होते हैं अभी, खैर आप चाइना में, डॉक्टर साहब आपके दोस्त है, आप क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, देखिए, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। देखिए, इस मुल्क के, जैसे आपने हारून साहब ने बिल्कुल सही बात बताया कि जो मेन मसला है वो हमारा टैक्स नेट बहुत छोटा है, हमारा टैक्स नेट बड़ा नहीं है। और ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं, सिर्फ बड़े नहीं, बहुत सारे जो मिडिल वाले हैं, सैलरीड नहीं, अनसैलरीड जो हैं, जो छोटे मीडियम एंड साइज की जो अपनी वो करते हैं, या जिन लोगों ने घर रेंट पे दिए हुए हैं, या जिन लोगों ने दुकानें रेंट पे दी हुई हैं, इनमें से कोई टैक्स नहीं देता। हाँ, ठीक है ना, ये सारी चीजें तो इनको, अच्छा, ट्रेडर्स वगैरह, ये सारी चीजें। अब दूसरी बात, जो इस मुल्क को दो सबसे बड़े धचके जो लगे हुए, मैं क्यों कहता था ये गले सड़े हुए, मैं इसलिए कहता था, रियल एस्टेट की भी बात करें ना, मैं एक मिनट है जनाब, वहाँ से टैक्स लें। देखिए, रियल स्टेट में जिस बंदे को आप लोगों ने डेवलपमेंट के लिए लगाया हुआ है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रियल स्टेट के साथ। अलीम खान का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी को आप डेवलपमेंट में। अच्छा, एक और बात, लेकिन मुझे कर लेने दो। दो चीजें हैं, एक बिजली का जो आपका सर्कुलर डेप्ट है तकरीबन 2.2 ट्रिलियन का है, ठीक है, हो सकता है ये 3 को टच कर जाए। आपका दूसरा है तकरीबन 2 ट्रिलियन का, आपका है उसका ये पेंशन वगैरह का है, ठीक है। हाँ। आप ये सोच ले, आपका 7 ट्रिलियन का डेफिसिट है, 7 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन तो यहाँ पे चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो रिडंडेंसीज है, वो रिडंडेंसीज आपकी तकरीबन 50% के करीब है, क्योंकि जो चीजें डिवॉल्व हो गई हैं वो आज भी फेडरल में सारी उसी तरह बैठी है, बल्कि बड़ी हो गई है। उसमें अगर आप देखें तो उसमें आप एक बहुत बार तकरीबन 1 ट्रिलियन आप कम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, आप कैसे आगे जाएंगे? और ये करेगा, ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी, जिनके पास आवाम का मैंडेट, वक्त की कमी जरा, ठीक है, आगे जरा अपना लास्ट कमेंट दे दे, लास्ट 20 सेकंड्स है कि कैसा बजट फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? देखिए, पिछले साल इन लोगों ने 3.5 लाख रुपए के लिहाज से, पर पर्सन के लिहाज से किया था। इस दफा 4.5 लाख करने जा रहे हैं। और इससे सुना है कि कोई 18% का ये पेट्रोल के ऊपर भी वो लगा रहे, लेवी लगा रहे या सेल्स टैक्स लगा रहे। बिल्कुल सुना है, 18% जब ये सारी चीजें करेंगे, मुझे एक बात बताएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये लोग इस चीज को बेहतर कर सकते हैं? और एक बात याद रखना, ये सैलरी क्लास के ऊपर जब बर्डन डालेंगे ना, आपके सारे लोग भागना शुरू कर देंगे। इन लोगों ने पहले भी तबाह किया हुआ है, अभी भी तबाह करेंगे, और आज से पिछले 40 साल से कर रहे हैं। ठीक है रजा साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी रजा साहब। लास्ट कमेंट ये कि बजट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, और मैं देखना चाहूंगा कल के कहाँ इजाफा कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, और अगर इजाफा करें तो रिलीफ क्या देख रहे हैं, देन आई विल बी एबल टू कमेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं कि जुर्म कोई भी हो और मुजरिम कितना ही होशियारी या चालाकी क्यों ना दिखाए, अगर तफ्तीश बेहतरीन अंदाज में की जाए, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुनने में आता है कि तो तफ्तीश के जब पुलिस करती है किसी भी मामले की, तो उसमें टेक्नोलॉजी पे जो इन्हसार है, तकरीबन 70% जो इन्हसार है वो टेक्नोलॉजी पर होता है तफ्तीश का, बाकी बचा 30%। अब जिससे अगर आप इकबाल बराए तावान के वाक़यात होते हैं, कच्चे के डाकू, इस तरह के एग्जांपल्स आपके सामने रखूं, जिसमें आपको लोकेशन ट्रेस करनी पड़ती है डाटा की मदद से, तो फिर आपको जो तफ्तीश का इन्हसार होता है तकरीबन 70% वो होता है टेक्नोलॉजी पे। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब ये दौर है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 70% जो तफ्तीश का इन्हसार टेक्नोलॉजी पर होता है, तो वो तफ्तीश जो है वो 30% पर आ जाती है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, तारुफ के मोहताज नहीं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तफ्तीश की जाती है, मुजरिमों को पकड़ने के लिए बड़ा एक करामत साबित होता है, बल्कि 70% सुनने में आता है कि इन्हसार तफ्तीश का होता इस पर है, टेक्नोलॉजी पर। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ये कितना इफेक्ट होगा आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दुनिया भर के अंदर जो आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जा रही है वो आपकी है फोरेंसिक एविडेंस, और फोरेंसिक एविडेंस बेस करती है आपकी टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर, और उसके अंदर साइंस भी आ जाती है।
और आज के दौर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एविडेंस है वो है आपकी ये मोबाइल ट्रैकिंग है, या मोबाइल आपके पास जो है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो उस कमीशन ऑफ क्राइम या असिस्टेंस ऑफ क्राइम या अबेटमेंट ऑफ क्राइम के अंदर जो है ये डिवाइस जो है इन्वॉल्व हुई है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उन्होंने बड़े बड़े जो गैंग्स को ब्रस्ट किया है वो इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे किया है, जियो फेंसिंग के ऊपर किया है, सीडीआर के ऊपर जाके किया है। और दुनिया भर के अंदर जो फोरेंसिक एविडेंस का एक मैकेनिज्म कोर्ट्स के अंदर भी एक्सेप्टेबल है, और पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो भी इस चीज़ का अलाउ करता है, और पाकिस्तान का जो कानून शहादत ऑर्डर है वो भी इस चीज़ का अलाउ करता है कि आप फोरेंसिक एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा या इन्वेस्टिगेशन का बना सकते हैं। और इसी इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर लोगों को जो है वो बहुत सी सजाएं भी मिली हैं। अब जो एक फिनोमिना आया हुआ है इस दौर के अंदर, स्पेशली जिसके अंदर सोशल मीडिया भी आया है या उसके बाद ये मोबाइल भी आया है, तो इसके अंदर दुनिया के हर मुल्क ने अपने लॉज को इम्प्रूव किया, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बहुत सी इसके अंदर गुंजाइश है। अब उसके अंदर ये आया है जो असल जिसकी तरफ आप इशारा करना चाह रही हैं वो है मोबाइल डाटा का एक्सेस जो है वो उसके अंदर आया है। अब उसके अंदर दो आपके पास इंफॉर्मेशन आई हैं। एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप किसी को डायरेक्ट को कमीशन ऑफ ऑफेंस के अंदर आपने किसी को पकड़ लिया और उसके बाद उसके डाटा से जो है वो आपने एक्सेस की, और उसके बाद किसी अल्टीमेट आपको लीड पहुंची, या ऐसा शख्स है कि जो इस क्राइम के अंदर जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल हुआ है, या वो शख्स जो है मोबाइल की वजह से जो है उसने उस क्राइम को असिस्ट किया है। अब ये मामला जो है इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आया और वहाँ भी इसके अंदर आया कि बिल्कुल जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आप इसे कर सकते हैं, और उसके अंदर जो सर्टेन लिमिटेशंस हैं वो उसके अंदर आई। और दूसरी अभी जो एक रिसेंट जजमेंट आई है, ऑर्डर आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अगर इसको ब्रॉडली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारों का जो रेगुलेटर है वो है आपका पीटीए, और पीटीए के अंदर एक ऐसा फोकल पॉइंट बनना चाहिए कि जिसके अंदर जितने भी आपके ये सेलुलर कंपनीज हैं जो इस मुल्क के अंदर ये मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनके साथ, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का उनके साथ एक लाइजॉन जो है वो इस कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आना चाहिए कि किसी को अगर उन्होंने कमीशन ऑफ क्राइम के अंदर या अबेटमेंट ऑफ क्राइम के अंदर है उसको किसी को इन्वेस्टिगेट करना हो तो कर लिया जाए। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं समझता हूँ ये हूँ कि वो उस डाटा की एक्सेस या यूजेस जो है यही वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न कोर्ट्स के लिए भी होता है, और उसके अंदर भी अदालतें इस चीज़ को बला। और हाफिज साहब मुझे बताइएगा जो कुछ केसेस जो हैं वो ज़ाहिर बात है ज़ेरे इल्तवा हैं, तो वो क्या अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से? नहीं, डेफिनेटली मैंने आपसे ये गुजारिश की थी ना कि उसके अंदर अब एक प्रॉब्लम आया हुआ है जो दो ऑर्डर्स जिसकी तरह मैंने इशारा किया है, लेकिन उसको एड्रेस करना जो है वो हमारी पार्लियामेंट का या हमारी प्रोविंशियल असेंबली का काम है। तो वो इस इशू को एड्रेस करें, और एड्रेस करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे, चाहे वो सेलुलर कंपनीज वाले हैं, पीटीए वाले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाले हैं, वो बैठे और इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो लेजिस्लेशन या एसओपी करें, और उसका बुनियादी मकसद ये हो कि इस सारे प्रोसेस को मिसयूज नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा और इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर आप इन तीन चीजों को बॉटम लाइन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।